गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में अपन सेल वाला पार्ट स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, सेल वाला पार्ट अपन स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, तो आज अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज अपन पढ़ने वाले हैं तो गैल्वेनिक सेल के बारे में। किसके बारे में? गैल्वेनिक सेल के बारे में। दूसरा अपन पढ़ने वाले हैं नर्स्ट इक्वेशन के बारे में। तीसरा अपन पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। फिर कुछ सेल्स, सम स्पेशल सेल्स। ठीक है, और लास्ट फिर अपन कंसंट्रेशन सेल के बारे में पढ़ेंगे और कुछ एग्जांपल्स वगैरह देखेंगे। तो ये कुछ आज अपना टॉपिक रहेगा। आज कुछ ये चीज़ें अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या होता है? तो लास्ट क्लास में आपने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ा था। ठीक है, क्या पढ़ा था? SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो गैल्वेनिक सेल भी कुछ हम बनाते हैं जिंक और कॉपर का यूज करके। ठीक है, जैसे ये दो बीकर हैं, ये क्या ले रखे हैं अपन ने? दो बीकर ले रखे हैं। ठीक है, इन दो बीकर के अंदर हमने ले रखा है aqueous solution of copper sulfate। क्या ले रखा है? aqueous solution of copper sulfate। ठीक है, सॉरी यहाँ पर तो जिंक सल्फेट लेंगे अपन, जिंक सल्फेट। और यहाँ पर अपन ने ले रखा है कॉपर सल्फेट। ये क्या ले रखा है अपन ने? कॉपर सल्फेट। यहाँ ले रखा है जिंक सल्फेट, यहाँ ले रखा है कॉपर सल्फेट। फिर उसके बाद यहाँ पर हम ले लेते हैं, यहाँ पर अपन ले लेते हैं क्या? रॉड। ये हमने ले ली जिंक की रॉड और यहाँ हमने ले ली कॉपर की रॉड, जिंक रॉड एंड कॉपर की रॉड। ठीक है, अब जैसे ही ये जिंक एंड कॉपर की रॉड ले रखी है हमने, ये जिंक की रॉड ले ली, ये कॉपर की रॉड ले ली। ठीक है, और इसको कनेक्ट कर दिया एक कंडक्टिंग वायर से। किससे कनेक्ट कर दिया? एक कंडक्टिंग वायर से। यहाँ पे ये बल्ब ले रखा है अपन ने, डिंग 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 डिंग, ये बल्ब हो गया और ये कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर रखा है अपन ने। ठीक है, ये कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, और यहाँ पर यही है अपना गैल्वेनिक सेल। क्या है? गैल्वेनिक सेल। अब यहाँ पर क्या हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, इस पूरे अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। ठीक है, अभी भी इसमें कुछ चीजें मिसिंग है जैसे सॉल्ट ब्रिज, लेकिन वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर क्या क्या हो रहा है वो समझते हैं। जब हमने ये दो सेल, मतलब दो बीकर के अंदर ये अरेंजमेंट किया, ये सारा कुछ किया, तो अब यहाँ पर क्या होने लगा? क्या ऑब्जर्व हो रहा है? तो यहाँ ऑब्जर्व हो रहा है कि जिंक का जो वेट है, जिंक का वेट जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जिंक की रॉड जो है धीरे धीरे डिकम्पोज होने जा रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हो गया ऑक्सीडेशन। जिंक का हो गया ऑक्सीडेशन। और कॉपर का वेट जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब वेट अगर बढ़ता जा रहा है तो यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कॉपर एक्वस सॉल्यूशन से यहाँ पे कॉपर का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पर कॉपर सॉलिड बनता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जिंक सॉलिड जो है यहाँ पर एक्वस आ जाएगा, ये सॉलिड, ये एक्वस आ जाएगा। ठीक है, ये हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, और जहाँ रिडक्शन होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है? कैथोड की तरह। ठीक है, कैथोड पे हमेशा क्या होता है? रिडक्शन होता है। और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? हमेशा एनोड पर होता है।
ठीक है। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ आप ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि इलेक्ट्रॉन्स जो है जिंक से निकलकर कहाँ की तरफ शिफ्ट करते जा रहे हैं, ठीक है। ये रेड वाले तो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है। इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे ऑब्जर्व हो रही है, क्लियर है। तो इस सारे अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल। जिंक और कॉपर के सेल इलेक्ट्रोड से मिलकर ये बना हुआ होता है। दूसरी चीज नेक्स्ट, यहाँ पर एक चीज और प्रेजेंट होती है जो कि है आपका सॉल्ट ब्रिज। क्या प्रेजेंट होता है, सॉल्ट ब्रिज। अब ये सॉल्ट ब्रिज क्या काम करता है, इस चीज को भी अभी हम समझेंगे, ठीक है, एक एक करके। ये हो गया आपका सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज ये किसका बना हुआ हो सकता है, KNO3 का बना हो सकता है, अमोनियम नाइट्रेट का बना हुआ हो सकता है, ठीक है, इनका बना हुआ हो सकता है ये। तो ये सॉल्ट ब्रिज क्या काम करता है, ये सारी चीज है। तो अब ये चीज अपन समझते हैं क्या होता है। तो देखो ये रहा, अभी ये मैंने एज इट इज ये बनाया है, ठीक है। पिछले लेक्चर मतलब पिछली स्लाइड पे मैंने यही बनाया है एज इट इज, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए दो हाफ सेल्स का बना हुआ होता है, ठीक है। एक ये है और एक ये है, एक जिंक का है और एक कॉपर का है, ठीक है। तो इनसे मिलके ये बना हुआ होता है। नेक्स्ट चीज, उसके बाद नेक्स्ट चीज की बात करें तो यहाँ पर दो हाफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ईच हैविंग बीकर कंटेनिंग अ मेटल स्ट्रिप दैट डिप्स इन द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है। ये मेटल डिप में डिप होता है, ये देखो एक्वा सॉल्यूशन के अंदर डिप है, यहाँ पे जिंक की स्ट्रिप है, यहाँ पे कॉपर की स्ट्रिप है। फिर उसके बाद द मेटल स्ट्रिप्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स। मेटल स्ट्रिप्स को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। एंड आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर, ये कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है। अभी मैंने यहाँ पे बनाया था कि जिंक से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर किसकी तरफ मूव करते हैं, कॉपर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। फिर दोनों सॉल्यूशंस जो है वो कनेक्ट करते हैं किससे, सॉल्ट ब्रिज से, ये ठीक है, सॉल्ट ब्रिज से कनेक्टेड है। फिर उसके बाद the oxidation and reduction half reaction occurs at separate electrodes and electric current flows through the wire, electric current flows through the wire। तो ये सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है और उसका फंक्शन क्या होता है। तो देखो सॉल्ट ब्रिज का सबसे मेन फंक्शन है लिक्विड लिक्विड जंक्शन को, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को कवर करना, ठीक है। तो देखो सॉल्ट ब्रिज जो है वो इन्वर्टेड यू ट्यूब कंटेनिंग सॉल्यूशन होती है ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट विद अगर अगर और जेलेटिन। अगर अगर और जेलेटिन यूज करने का रीजन ये है कि आपको लटकानी भी तो है, तो वो जेली लाइक बनानी पड़ती है। सॉल्ट जो आपने जेली खाई होगी कभी ना कभी, तो वो आपको टेस्ट में मीठी लगती है। यहाँ पे हम उसमें सॉल्ट कंटेंट डालते हैं ताकि हम उसको एटलीस्ट टिका सके बीकर्स पर, ठीक है। फिर उसके बाद आयंस ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट इन्वॉल्व इन एनी केमिकल चेंज, किसी भी केमिकल चेंज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए आपने फॉर एग्जांपल अगर सिल्वर ले लिया और सिल्वर के साथ आपने मान लो KCl ले लिया, ठीक है, तो AgCl की पीपीटी मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्ट ब्रिज शुड बी सच दैट स्पीड ऑफ कैटायन इज नियरली इक्वल टू द स्पीड ऑफ एनायन, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर कैटायन जा रहा है, सॉरी एनायन जा रहा है, उसी स्पीड से यहाँ पर कैटायन भी मूव करना चाहिए, ठीक है। यानी कि रिक्वायरमेंट यहाँ पर अगर कैटायन की है तो जितनी स्पीड से कैटायन यहाँ पहुंच रहा है उतनी स्पीड से एनायन भी यहाँ पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो ये जरूरी फंक्शन है सबसे ज्यादा नहीं, ये भी वन ऑफ द मेन फंक्शन है, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट फंक्शन है सॉल्ट ब्रिज के। सॉल्ट ब्रिज किस किस का बना हुआ हो सकता है, KNO3, अमोनियम नाइट्रेट, KCl, इनका बना हो सकता है, अभी मैंने देखा, ठीक है। If Ag plus Hg2 plus Pb plus 2 thallium ions are present in the cell, then KCl is not used because there can be formation of precipitate of AgCl, जैसे मैंने अभी बताया, है ना। अगर प्रेसिपिटेट बन गए तो रिएक्शन हो जाएगी, और रिएक्शन हो गई तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो रिएक्शन नहीं होना चाहिए। अब फंक्शन क्या, ये तो अभी हमने बात करी कि सॉल्ट ब्रिज किस चीज का होना चाहिए, ठीक है, कैसा होना चाहिए, सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, ये चीज डिस्कस करते हैं। तो पहली चीज तो यहाँ पर ये है कि ये
सर्किट कंप्लीट करने का काम करता है। क्या? इट कनेक्ट्स द सॉल्यूशन ऑफ टू हाफ सेल टू कंप्लीट द सर्किट। ठीक है, सर्किट कंप्लीट करने का काम करता है। फिर उसके बाद इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू गिव कंटिन्यूअस फ्लो जनरेशन ऑफ करंट। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखता है। ठीक है, उसके बाद और कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट के लिए फेवर करता है। ठीक है, इफ द सॉल्ट ब्रिज इज रिमूव देन वोल्टेज ड्रॉप्स टू जीरो। अगर हम सॉल्ट ब्रिज रिमूव कर देंगे तो वोल्टेज क्या है, जीरो ड्रॉप कर देगा। इट प्रिवेंट्स द लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, सबसे मेन फंक्शन है ये। ठीक है, मेन फंक्शन। अगर ये ऑप्शन में पूछ लिया जाए कि इनमें से सबसे मेन फंक्शन कौन सा है, तो ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को प्रिवेंट करता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन की। ठीक है, कि सेल रिप्रेजेंटेशन क्या चीज है। तो देखो, जैसे अभी अपन ने यहाँ पर देखा था, पहला वाला पार्ट क्या देखा था यहाँ पर, ये जो अभी हमने बनाया। ठीक है, अब इस सेल को रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जा सकता है, सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर अभी यहाँ पर जो इन दो पार्ट को डिफरेंशिएट कर रहा है वो क्या है, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सेल रिप्रेजेंटेशन लिख के बता रहा हूँ आपको। ठीक है, सेल रिप्रेजेंटेशन, ओके, सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सेल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि बीच में ये सॉल्ट ब्रिज सेपरेशन का काम कर रहा है, ये सॉल्ट ब्रिज सेपरेशन का काम कर रहा है। ठीक है, देन अब इसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट जो है वो हमेशा लिखा जाएगा लेफ्ट साइड। कहाँ लिखा जाएगा, लेफ्ट साइड। जिंक सॉलिड से क्या हो रहा है, जिंक सल्फेट में कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, हो सकता है वो पूरा जिंक सल्फेट लिख दे, हो सकता है Zn+2 एक्वस मीडियम में लिखा हुआ हो। ठीक है, साथ में अब यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या हो रहा होगा, कॉपर सल्फेट से कन्वर्जन हो रहा होगा कॉपर सॉलिड में। ठीक है, तो ये हो गया सेल रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका। क्या हो गया, सेल रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका। ठीक है, जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट एंड कॉपर। ठीक है, तो लेफ्ट साइड क्या हो रहा है, रिडक्शन, बीच में डबल स्लैश जो है वो सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड राइट साइड रिडक्शन वाला पार्ट। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर आते हैं हम वापस अपने सेल रिप्रेजेंटेशन पे। देखिए क्या लिखा है, वी रिक्वायर टू हाफ सेल टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग रूल्स। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाने के लिए एटलीस्ट हमें दो हाफ सेल चाहिए होते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली बात है। फिर द एनोड हाफ सेल, ध्यान दीजिए, द एनोड हाफ सेल इज ऑलवेज रिटन ऑन लेफ्ट साइड। याद करो, अभी मैंने ये इसी तरीके से लिखा था, यही लिखा था अभी मैंने। ठीक है, अब ये पॉइंट्स जो मैंने अभी बताया वो लिखे हुए हैं, बस मैं बोलता जा रहा हूँ क्या बोला था। तो जिंक ऑक्सीडेशन वाला पार्ट अपन ने लेफ्ट साइड लिखा था, तो एनोड पे क्या होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन ही तो होता है। ठीक है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन ही होता है। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल ऑलवेज रिटन ऑन द लेफ्ट फॉलोड ऑन द राइट बाय कैथोड। और लेफ्ट साइड क्या होता है, मतलब कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन। और रिडक्शन वाला पार्ट आप कहाँ लिखोगे, रिडक्शन वाला पार्ट आप ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द सेपरेशन ऑफ टू फेसेस इज शोन बाय वर्टिकल लाइंस। ठीक है, दो फेस के बीच में ये देखो, ये एक्वस और सॉलिड वाले फेस को एक सिंगल वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है, और डबल वर्टिकल लाइन से किसको रिप्रेजेंट किया है, सॉल्ट ब्रिज को। द सॉल्ट ब्रिज इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल स्लैश। ठीक है, डबल स्लैश से किसको रिप्रेजेंट किया जाता है, डबल स्लैश से सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट किया जाता है। The significant feature of the substance like pressure of the gas, concentration of ions, etc. are indicated in brackets immediately after writing the substance. ठीक है, जैसे सॉलिड हो गया, एक्वस हो गया, तो इसको ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जो भी इनकी फिजिकल स्टेट है। ठीक है,
तो ये हो गया आपका सेल रिप्रेजेंटेशन की कहानी। बस आपको यहाँ पर एक ही चीज ध्यान रखनी है, डबल वर्टिकल लाइन जो है वो सॉल्ट ब्रिज का साइड को इंडिकेट करता है, ठीक है, और लेफ्ट साइड जो है एनोड का पार्ट लिखा जाता है और राइट साइड जो है वो कैथोड वाला पार्ट लिखा जाता है, ठीक है। ये हो गई सॉल्ट ब्रिज की कहानी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। नर्स्ट इक्वेशन ये एक आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहीं से आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो नर्स्ट इक्वेशन बेसिकली सेल पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो वी कैलकुलेट सेल पोटेंशियल, वी कैलकुलेट सेल पोटेंशियल, ठीक है, सेल पोटेंशियल with the help of Nernst equation, ठीक है। तो नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से आप क्या करते हो, सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करते हो। अब किस तरीके से किया जाता है ये देखते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए, आप देखिए कि आप एक इक्वेशन ध्यान रखिए कि डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, ठीक है। क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। क्यू क्या है, रिएक्शन कोएफिशिएंट जो आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हो। डेल्टा जी क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी, और डेल्टा जी नॉट क्या है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है। और दूसरी चीज, डेल्टा जी जो है वो बराबर होता है माइनस एन एफ ई सेल के बराबर, और डेल्टा जी नॉट बराबर होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल के बराबर, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। वेयर डेल्टा जी क्या है यहां पर, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है। वहीं डेल्टा जी क्या है, चेंज इन, ये जो ऊपर सर्कल लगा रहे हैं ना ये पावर में, ये चेंज इन स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है ये स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। किसको रिप्रेजेंट करता है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी को, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद यहां पे ई सेल क्या है, ई सेल है सेल पोटेंशियल, क्या है, सेल पोटेंशियल। और यहां पे ई नॉट सेल क्या है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, क्या है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर नेक्स्ट मुझे चाहिए एक स्लाइड, चलिए कोई बात नहीं, इसमें ही समझ लेते हैं। अब देखिए, अब जैसा अभी यहां पर अपन ने देखा कि डेल्टा जी, इसको अपन ले लेते हैं इक्वेशन 1, ये क्या हो गई इक्वेशन 1, ये क्या हो गई इक्वेशन 2, ये क्या हो गई इक्वेशन 3। अपन क्या कर रहे हैं, इक्वेशन पुटिंग इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 2 एंड 3 को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो इक्वेशन क्या आएगी अपने पास कि माइनस एन एफ ई सेल बराबर होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है। फिर क्या है, प्लस आर टी अपॉन एल एन क्यू, ठीक है।
यही होती है। फिर अब ध्यान से देखिए, नाउ डिवाइडिंग द इक्वेशन, नाउ डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय NF, ठीक है, माइनस NF से डिवाइड कर रहे हो, किससे डिवाइड कर रहे हैं, माइनस NF से। तो देखो इक्वेशन क्या बनेगी, E सेल बराबर E नॉट सेल, ठीक है, माइनस RT अपॉन NF, ठीक है, ln Q, ये बनेगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ln को लॉग में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, E सेल बराबर E नॉट सेल, ठीक है, माइनस 2.303 RT अपॉन NF log बेस 10 Q, ठीक है, ये हो जाएगी। अब ध्यान दीजिए, यहां पर R भी कांस्टेंट है, ठीक है, R भी कांस्टेंट है, T भी कांस्टेंट है और F भी कांस्टेंट है। F क्या होता है, फैराडे चार्ज, ठीक है। यहाँ पर R क्या है, यहाँ पर R क्या है, R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। T क्या है, टेम्परेचर, T क्या है, टेम्परेचर। फिर उसके बाद F क्या है, फैराडे चार्ज, F क्या है, फैराडे चार्ज, ठीक है। और 2.303 तो नंबर है ही सही। तो ये सारी की सारी वैल्यूज कांस्टेंट है। जब हम इस कांस्टेंट वैल्यू की वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो इक्वेशन क्या होती है, तो देखो वो इक्वेशन होती है E सेल बराबर E नॉट सेल, ठीक है, माइनस 0.0591 अपॉन N, ठीक है, log बेस 10 प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। और यही जो इक्वेशन है अपनी, यही जो इक्वेशन है ये अपनी क्या है, नस्ट इक्वेशन। क्या है ये, नस्ट इक्वेशन। आई बात समझ में, ठीक है। हाँ, टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है, अपन रूम टेम्परेचर लेके चलते हैं, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये भी फिक्स है, ठीक है, इसलिए कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। तो जो कैलकुलेशन अपन सेल पोटेंशियल निकाल रहे हैं वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकाल रहे हैं, क्लियर है। एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, या एन फैक्टर भी कह सकते हो, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, या फिर जब आप इक्वेशन को बैलेंस करोगे उस दौरान जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हुए हैं वो, क्लियर है। चलिए, तो जैसे मान लीजिए कि अगर मैं कोई रिएक्शन ले रहा हूं, ठीक है, या रिएक्शन क्या क्वेश्चन ही कर लेंगे, उसमें ही देख लेंगे एग्जांपल। चलिए, नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये नस्ट इक्वेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पुट करनी है, ठीक है, क्या पुट करनी है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेल वाले पार्ट में से यहीं से क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद रहती है। चलिए, नेक्स्ट क्या है, एप्लीकेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन की एप्लीकेशन कहाँ काम आती है, अगर रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो देखो अपने पास नस्ट इक्वेशन क्या थी, अपने पास नस्ट इक्वेशन है सेल पोटेंशियल बराबर E नॉट सेल माइनस 0.0591 log बेस 10 प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, यही थी, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। इस इक्वेशन में ध्यान से देखिए, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। आयंस एक्वस यही होगा और इसी की ही कंसंट्रेशन होगी। सॉलिड की कोई कंसंट्रेशन थोड़ी होती है, सॉलिड तो कांस्टेंट रहती है, उसकी कंसंट्रेशन 1 रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब नस्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, ई आर पी बराबर ई नॉट आर पी।
यहाँ पर जो पोटेंशियल आएगा वो रिडक्शन पोटेंशियल आएगा, क्योंकि हमने रिडक्शन की बात करी है। माइनस 0.0591 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने एक्सचेंज हो रहे हैं, n, ठीक है, log बेस 10। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सॉलिड है प्रोडक्ट साइड तो यानी कि कंसंट्रेशन कुछ नहीं होगी, कांस्टेंट रहेगी, अपॉन रिएक्टेंट साइड कंसंट्रेशन किसकी है, m प्लस n की, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, m प्लस n की कंसंट्रेशन। तो ये इक्वेशन बनेगी यहाँ पर, क्लियर है, ठीक है। वहीं अगर मैं ऑक्सीडेशन की बात करूं, नेक्स्ट देखो, ऑक्सीडेशन की नहीं, ऑक्सीडेशन में जस्ट रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या हो जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ठीक है। तो अभी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है, बाद में देखते हैं इसको, पहले हम पीएच का भी देख लेते हैं, ठीक है, या पीएच का बाद में देखते हैं, पहले इसको ही कंप्लीट करो। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये एक रिएक्शन हो रही है, ठीक है, जिसमें जिंक का तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, जिंक का तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, और कॉपर का हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। नस्ट इक्वेशन लिखनी है, नस्ट इक्वेशन हम जानते हैं, हमारे पास अभी अभी लिखी थी हमने, ई सेल बराबर होता है ई नॉट सेल, ठीक है, माइनस 0.0591 log बेस 10 प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है। अब इधर देखो, कंसंट्रेशन जो लिखी जाएगी, यहां पर जिंक प्लस 2 है प्रोडक्ट साइड, ठीक है, और यहां पर रिएक्टेंट साइड कौन है, कॉपर है, तो बस सेल पोटेंशियल के फॉर्मूले में पुट कर दो, यहाँ पे कौन आ जाएगा, प्रोडक्ट साइड कौन आ जाएगा, जिंक, रिएक्टेंट साइड कौन आ जाएगा, कॉपर, बाकी फॉर्मूला एज इट इज है। अच्छा, अपॉन में n भी तो होता है, बोलते नहीं हो यार, अपॉन में n है, और n देखो इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज हो रहे हैं, यहाँ पे Zn से Zn प्लस 2 बन रहा है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन जिंक लूज कर रहा है, और कॉपर यहाँ पे कॉपर प्लस 2 से कॉपर सॉलिड हो रहा है, यानी कि कॉपर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, आ रही बात समझ में, तो यानी कि एक्सचेंज कितने इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, तो n फैक्टर यहाँ पे कितना है, 2, क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पर नस्ट इक्वेशन ली जाती है। नेक्स्ट है प्रिडिक्शन और फिजिबिलिटी ऑफ सेल रिएक्शन, यानी कि कोई भी सेल जो है वो स्पॉन्टेनियसली काम करेगा या नहीं करेगा, ये कैसे पता चलेगा। तो देखो, कोई भी सेल काम करेगा या नहीं करेगा वो कैसे पता चलेगा, वो ऐसे पता चलेगा कि डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होनी चाहिए। इफ डेल्टा जी इज नेगेटिव देन सेल विल बी वर्किंग स्पॉन्टेनियसली, सेल जो है वो स्पॉन्टेनियसली काम कर रहा होगा, ठीक है। वहीं ई सेल जो हम लेंगे, ई सेल जो हम लेंगे वो क्या लेंगे, पॉजिटिव, ठीक है, सेल पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए, तभी सेल जो है वो फिजिबल होगा, यानी कि अपने आप वर्किंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, नेक्स्ट कंडीशन आप देख रहे हैं कि सेल पोटेंशियल को हम इक्विलिब्रियम कंडीशन में किस तरीके से देखते हैं। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ये जो सेल पोटेंशियल है ये 0 होता है, क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन सेल पोटेंशियल इज 0, एट इक्विलिब्रियम गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो 0 होती है, ठीक है, एंड hence E cell is also 0, ठीक है। तो अब अगर मैं इस नस्ट इक्वेशन में ये 0 बराबर E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log बेस 10 प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पुट करूंगा, तो यहाँ पर वैल्यू क्या, एक्चुअल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई सेल बराबर 0.0591 अपॉन n log बेस 10 प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है, ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि गैस फ्री एनर्जी जो है वो 0 होती है, और
गिब्स फ्री एनर्जी अगर जीरो है तो सेल पोटेंशियल भी जीरो होगा, यानी कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो नॉन जीरो होती है। ठीक है, तो यानी कि ई नॉट सेल जो है वो नॉन जीरो होता है और डेल्टा जी नॉट जो है वो नॉन जीरो होता है, जिसकी वजह से ई नॉट सेल भी नॉन जीरो होता है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स वगैरह भी देख लेते हैं अपन। तो एग्जांपल्स, पहला क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है देखो, तो कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ डैनियल सेल व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ जिंक सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट आर, यानी कि जिंक सल्फेट यानी कि Zn+2 की कंसंट्रेशन कितनी है 0.01, ठीक है, और कॉपर +2 की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल इज, स्टैंडर्ड ईएमएफ यानी कि ई नॉट सेल जो है वो कितना दे रखा है 1.1 वोल्ट दे रखा है, और ईएमएफ कैलकुलेट करने को बोला है। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल, ठीक है, माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10 प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है, चलिए तो 1.1 माइनस 0.0591, एन फैक्टर कितना होगा 2 होगा, ऑब्वियसली बात है 2 इलेक्ट्रॉन लूज या गेन हो रहे होंगे। ठीक है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट साइड कौन है, प्रोडक्ट साइड कौन होगा Zn+2, कंसंट्रेशन कितनी है 0.001 अपॉन 0.1। ठीक है, अच्छा ये कैसे पता चला कि प्रोडक्ट साइड ये है, तो ऑब्वियसली बात है कि आपने रिएक्शन देखते हो कि Zn कॉपर सल्फेट की रिएक्शन जब होगी तो यहाँ पर क्या बनता है जिंक सल्फेट, ठीक है, एंड कॉपर सॉलिड। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है, यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है Zn+2 की ये 0.01 है और यहाँ पर क्या है 0.1। ठीक है, तो इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे यहाँ पर कितना टाइम कट जाएगा, ये 10⁻⁻² टाइम्स। ठीक है, ये 2 आगे आ जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर आएगा 1.1 माइनस 0.0591 अपॉन 2, ठीक है, इनटू 2 माइनस 2। ठीक है, ये 2 से 2 गया, माइनस माइनस प्लस, तो 1.1 प्लस 0.0591, आंसर आ जाएगा 1.1591 आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट ई नॉट एंड ई फॉर द सेल जहां पर 10 से 10+2 यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है और लेड का जो है रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, और ई नॉट आपको अलग अलग दे रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज समझो, ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट सेल यानी कि सेल पोटेंशियल ऑफ सेल। अब सेल में आप देख रहे हो कि टिन का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और लेड का रिडक्शन हो रहा है, तो यानी कि ई नॉट क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, यानी कि Sn का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस लेड का रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो यहां पर जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो ध्यान दीजिए Sn का मुझे क्या दे रखा है, Sn का मुझे रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, मुझे चाहिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो मैं वैल्यू उल्टी कर दूंगा, प्लस यहाँ पे मुझे इसका रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखा है जो कि है माइनस 0.13। आंसर कितना आ जाएगा, ये 3 - 1 1 और 0 0, तो 0.01। ठीक है, सेल पोटेंशियल क्या आ जाएगा, ई सेल बराबर ई नॉट सेल 0.01 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग बेस 10 प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट साइड कंसंट्रेशन क्या है, प्रोडक्ट साइड ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी कि ये 1 हो जाएगी, और रिएक्टेंट साइड कौन है 10⁻⁻3। ठीक है, तो ये ऊपर जाते ही 10⁻3 हो जाएगा और 10⁻3 होते ही 0.0591 अपॉन 2 इंटू 3। ठीक है, ये हो जाएगा, और ये होते ही आंसर क्या आ जाएगा 0.01 माइनस कितना आ जाएगा 3
27, 17, 1, पॉइंट 2, 0.05, एक सेकेंड, 0.0 नहीं 0.8, 865, ठीक है। तो ये आएगा, तो आंसर जो यहाँ पर आएगा अब आपका वो आएगा थोड़ा माइनस में, जो कि होगा माइनस 0.078 8 के आसपास, ठीक है। तो यानी कि ये सेल जो है इस सेल रिप्रेजेंटेशन इज करेक्ट। तो देखो पहली चीज तो माइनस में आ रहा है इनोट सेल, तो सेल इज नॉट स्पॉन्टेनियस, ठीक है। सेल इज नॉट स्पॉन्टेनियस यानी कि सेल काम नहीं करेगा, ठीक है। ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए थी, क्लियर है। तो सेल पोटेंशियल कुछ इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो ये हो गया सेल पोटेंशियल की बात। अब नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे कंसंट्रेशन सेल की, रिवर्सिबल सेल की और एक इलेक्ट्रोलाइसिस टॉपिक की, ठीक है, और फैराडे लॉ की। ये अपने कुछ टॉपिक्स रहेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा जो असाइनमेंट में दिए जाए, ठीक है। चलिए, तो अगर नोट्स की आपको पीडीएफ चाहिए, चैप्टर वाइज सीआरई चाहिए, लेक्चर वाइज असाइनमेंट चाहिए, मेजर टेस्ट, माइनर टेस्ट या फिर पीवाईक्यूज के सॉल्यूशन चाहिए, तो ये सब अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे, ठीक है। ये सब अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे, आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और उसके बाद अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।